हेलो बच्चों। तो हम लोग हिंदी विषय डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा कि पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पाठ्य वस्तुओं को पढ़कर समझना, इसके अंतर्गत दो साहित्य दो तत्वों में विभाजित होता है, एक गद्य और एक काव्य। तो हम लोगों ने गद्य के तत्वों को देख लिया और अब हमें पद्य अथवा काव्य के तत्वों को देखना है, जिसमें पद्य पाठ के तत्व इसमें हम लोगों को विशेष रूप से देखना है पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त, अर्थात जो बच्चों की पाठ्य पुस्तक होती है उसके इतर, उससे हट करके जो पाठ्य वस्तु है, पढ़ने की कोई सामग्री है, अन्य पाठ्य वस्तु को समझ कर पढ़ना, उसके अंतर्गत हम लोगों को गद्य और काव्य को देखना था। तो हम लोगों ने गद्य को देखा और काव्य को देखना है। तो इसमें कुछ विशेष रूप से इसके बिंदु होते हैं या तत्व होते हैं, जिनके आधार पर हम किसी पद्य सामग्री को बच्चों को समझा सकते हैं अथवा समझ सकते हैं। तो उसमें पहला है भावबोध के प्रश्न, दूसरा काठिन्य निवारण, तीसरा भावानुभूति के प्रश्न, चौथा सौंदर्यानुभूति के प्रश्न और पांचवा है पुनः वाचन एवं पुनरावृत्ति के प्रश्न। तो बच्चों, इन तत्वों के आधार पर किसी पद्य सामग्री को बच्चों को बेहतर ढंग से समझाया जा सकता है या स्वयं जो है समझा जा सकता है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं भावबोध के प्रश्न क्या होता है, कैसे किया जाए। तो बच्चों, विद्यार्थी कविता को हृदयंगम कर सके, इसके लिए कल्पना को अवमुक्त अवकाश प्रदान करके कविता में निहित सौंदर्य की पृष्ठभूमि तैयार करना अति आवश्यक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो काव्य होता है उसके दो तत्व होते हैं बच्चों, एक तो है भाव पक्ष और दूसरा होता है कला पक्ष। तो सबसे पहले हम लोग भाव पक्ष देखते हैं। तो भाव पक्ष का विश्लेषण करते समय प्रश्न पद्धति का सहारा लिया जा सकता है। ये प्रश्न, जब हम प्रश्न पद्धति का सहारा लेते हैं तो जो प्रश्न है कविता के भाव पक्ष पर विशेष रूप से आधारित होने चाहिए। इस विषय पर सभी काव्य मर्मज्ञ, जो काव्य के विद्वान हैं, वह सहमत हैं कि जो दोनों पक्ष होते हैं उसमें भाव पक्ष क्या होता है, प्रमुख होता है। दो पक्ष, पहला है भाव पक्ष और दूसरा है कला पक्ष। तो बच्चों, इसमें जो पहला है भाव पक्ष, ये जो है दोनों तत्वों में पहला भाव पक्ष प्रमुख होता है और जो दूसरा पक्ष होता है वो गौड़ होता है या सहायक होता है तुलनात्मक ढंग से। तो इसलिए जो यहाँ पे प्रश्न बनेंगे तो हमें यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाव विश्लेषण के लिए पूछे जाने वाले जो प्रश्न बनेंगे वो मुख्य रूप से भावात्मक स्थलों पर ही आधारित हों। जो प्रश्न हम भावात्मक रूप से पूछेंगे तो वो विशेष रूप से जो मार्मिक स्थल हैं वहीं से उठने चाहिए। पद्य में पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं वह भाव एवं कल्पना पर आधारित होने चाहिए, क्योंकि जो काव्य है वो भाव और कल्पना की प्रधानता उसमें होती है। तो विद्यार्थियों, आप सब जानते हैं कि हम जब प्रारंभिक स्तर पर आते हैं तो बालकों को केवल सुर, लय, ताल से ही परिचय कराना पर्याप्त होता है। इस स्तर पर संपूर्ण कविता का भाव ग्रहण करने के पश्चात बच्चों से छोटे छोटे प्रश्नों के द्वारा शिक्षक को इस बात की परख होनी चाहिए या इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थियों ने काव्य सौंदर्य को कहाँ तक आत्मसात किया। अर्थात बच्चों से जब प्रश्न किया जाए, प्रश्न पद्धति को अपनाया जाए, जो उसमें भावानुभूति के प्रश्न बनते हैं वो मार्मिक स्थलों से उठाए जाएं और फिर उसमें छोटे छोटे प्रश्न किए जाएं और उससे इस बात को परखा जाए, इस बात की जानकारी की जाए कि बच्चों ने उस पद्य के भाव को
कहाँ तक आत्मसात किया है, कहाँ तक ग्रहण किया है, कहाँ तक उसको समझ पाए हैं। इसके बाद कविता के सुंदरतम स्थलों को, मार्मिक स्थलों को छात्रों को कंठस्थ करने के लिए भी कहना चाहिए या कंठस्थ करने के लिए प्रेरणा देना चाहिए। बच्चों, इस प्रकार देखा जाए तो काव्य में दो तत्व होते हैं और दोनों ही अति आवश्यक होते हैं। यदि भाव पक्ष कविता का प्राण है तो कला पक्ष उसे अलंकृत करने का आभूषण है। तो बच्चों, इस तरह से इन 5 तत्वों में पहला तत्व रहा भावभूत प्रश्न। अब दूसरा आता है काठिन्य निवारण। अब इसमें देखते हैं कि काठिन्य निवारण के अंतर्गत हमको क्या करना होता है। छात्रों के काठिन्य निवारण के लिए कविता को सबसे पहले छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर देना चाहिए। तत्पश्चात प्रत्येक शब्द का तथा संपूर्ण वाक्य में उपस्थित रस, छंद, अलंकार आदि का बोध कराया जाता है या कराया जाना चाहिए। तत्पश्चात बच्चों संपूर्ण पद्यांश के भावार्थ से बच्चों को अवगत कराया जाता है। इसके बाद हिंदी अध्यापक को कठिन शब्दों का अर्थ श्यामपट्ट पर लिख करके बताना चाहिए तथा कठिन शब्दों को संवेद स्वर में, संवेद का मतलब सामूहिक रूप से बच्चों से उनका उच्चारण कराना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से जो पद्य पंक्तियां हैं उनका, उसमें जो कठिन शब्द हैं उनकी कठिनता की समस्या जो है दूर हो जाती है। अब इसमें तीसरा बिंदु आता है भावानुभूति के प्रश्न। तो बच्चों, भावानुभूति के लिए शिक्षक द्वारा उचित आरोह अवरोह के साथ स्वर, ताल और लय को साधते हुए भाव की अनुभूति कराना चाहिए। तत्पश्चात भावानुकूल के प्रश्न किए जाएं। अध्यापक का कार्य यह है कि वह जिस कवि ने उस काव्य पंक्तियों को लिखा है वह अध्यापक कवि की अनुभूतियों के साथ स्वयं को तादाद में स्थापित करे। अर्थात कवि ने जिस परिवेश में जिस भाव से उस कविता को लिखा है उस भाव में स्वयं को ले जा करके उससे जोड़ना चाहिए। इसके लिए शिक्षक को 4 प्रकार की अनुभूति होनी चाहिए। वो कौन कौन सी है? नंबर 1, पहला है भाव सौंदर्य। और दूसरा है विचार सौंदर्य। तो बच्चों, पहला हो गया भाव सौंदर्य और दूसरा हो गया विचार सौंदर्य और तीसरा हो गया कल्पना सौंदर्य। और इसके बाद जो आपका चौथा है वह है शैली सौंदर्य। काव्य की शैली क्या है, इसे शैली सौंदर्य कहा जाता है। तो बच्चों, अगर हमें किसी भी काव्य पाठ को समझाना है, अच्छे तरह से बच्चों को बताना है, तो उसके लिए इन 4 तत्वों का होना चाहिए भावानुभूति कराने के लिए। तो पहला हो गया इसमें विचार सौंदर्य, दूसरा हो गया पहला हो गया भाव सौंदर्य, दूसरा हो गया विचार सौंदर्य और तीसरा हो गया कल्पना सौंदर्य और चौथा हो गया शैली या काव्य की शैली। जब तक इन तत्वों से कोई अध्यापक परिचित नहीं होगा तब तक किसी भी काव्य के भाव की अनुभूति ना तो स्वतः बेहतर ढंग से कर सकता है और ना ही बच्चों को करा सकता है। तो बच्चों, इस तरह से भाव सौंदर्य हेतु कविता में अभिव्यक्ति मुख्य भाव का पता लगाया जाता है ताकि मुख्य भाव अनुभाव एवं संचारी भाव से पुष्ट होकर पाठक अथवा सीखने वाले का रसास्वादन कर सके। तो बच्चों, इस तरह से ये हमारा तीसरा तत्व हो गया भावानुभूति के प्रश्न। अब चौथा आता है सौंदर्यानुभूति के प्रश्न। जैसे कि बच्चों इसका नाम ही बता रहा है सौंदर्यानुभूति के प्रश्न, अर्थात कि सौंदर्य अर्थात सुंदरता। तो बच्चों, काव्य की सौंदर्यानुभूति में
भाव एवं कला दोनों पक्ष सम्मिलित होते हैं। कविता का संबंध आप सभी जानते हैं कि हृदय से होता है तथा हमारी भावनाओं से होता है, जबकि गद्य का हृदय से नहीं अपितु मस्तिष्क से होता है। जबकि जैसा कि विद्वानों ने कहा भी है कि गद्य मस्तिष्क का विषय है। तो बच्चों, कविता में जिन भावों की अभिव्यंजना है उसके सहारे छात्रों के संवेग और कल्पना का उन्नयन करना ही कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। कविता एक बौद्धिक रूप से समझने वाला विषय नहीं है, जैसा कि हमने पहले ही बताया। कविता बौद्धिक रूप से समझने वाला विषय नहीं है, अपितु अनुभूति का विषय है। जैसा कि बिहारी ने कहा भी है, या अनुरागे चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। तो बच्चों, इस तरह से काव्य में या साहित्य में जितना गहराई में जाया जाएगा उतना ही उसका आनंद प्राप्त हो सकता है, और इसके लिए सौंदर्य की अनुभूति होना परम आवश्यक है। तो बच्चों, सौंदर्यानुभूति के अंतर्गत रस, छंद, अलंकार, काव्य के गुण, दोष, शब्द शक्ति आदि तत्व इसमें आ जाते हैं। सौंदर्यानुभूति के प्रश्न के द्वारा अनुभूति की कला का परीक्षण किया जाता है, अर्थात बालक द्वारा कविता में रस, छंद, अलंकार, काव्य के गुण, दोष आदि का पता लगाया जाता है। तो बच्चों, ये रहा आपका चौथा तत्व, चौथा बिंदु, सौंदर्यानुभूति के प्रश्न। अब इसमें अंतिम है पुनः वाचन एवं पुनरावृत्ति के प्रश्न। जैसे कि बच्चों, ये तत्व बता रहा है पुनः वाचन। पुनः वाचन का मतलब वाचन के बाद वाचन क्या होगा? पुनः वाचन होगा। यूं पुनरावृत्ति के प्रश्न। क्या? पुनरावृत्ति। पुनर् माने दोबारा या बार बार, आवृत्ति अर्थात जो सब एक बार पठन पाठन हो चुका है उसकी आवृत्ति के प्रश्न पुनरावृत्ति के प्रश्न कहलाते हैं। तो इस तरह से बच्चों, पद्य की शिक्षा के जो मुख्य तत्व हैं वो क्या क्या हैं? वाचन है, व्याख्या है तथा भाव विश्लेषण है। क्या? वाचन, दूसरा व्याख्या या व्याख्यान, और तीसरा है भाव विश्लेषण। तो बच्चों, इस तरह से सामान्यतः देखा जाता है कि अध्यापक सामान्यतः किसी भी पाठ को जहाँ पे समाप्त करता है वहाँ से जो है कविता शिक्षक सामान्यतः जहाँ कविता को समाप्त कर देते हैं वास्तव में वहाँ पे कविता समाप्त नहीं होती है, वहाँ से वास्तव में वहाँ से पाठ प्रारंभ होता है। कैसे? क्योंकि भूलों को सुधारने के लिए पुनः वाचन तथा पुनरावृत्ति के प्रश्न आवश्यक होते हैं, परंतु यह कार्य कब होना चाहिए? संपूर्ण पाठ के समाप्त होने के बाद करना चाहिए, क्योंकि इनसे वातावरण की सृष्टि होती है तथा कविता के भाव समझ में आ जाते हैं और सौंदर्यानुभूति भी अंकित हो जाती है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने देखा पद्य पाठ के तत्व। अगर किसी पद्य पाठ को विशेष ढंग से समझना अथवा समझाना है, पढ़ना अथवा पढ़ाना है, तो उसके लिए भावबोध के प्रश्न, काठिन्य निवारण और भावानुभूति के प्रश्न, सौंदर्यानुभूति के प्रश्न, पुनः वाचन और पुनरावृत्ति के प्रश्न, इन तत्वों को ध्यान में रख करके ही इनको पढ़ा और पढ़ाया या समझाया जा सकता है।